my dear passionate NEET aspirants, welcome back to Magnet Brains IIT JEE NEET। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उस चैप्टर के लिए जो हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया है, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर का, उस चैप्टर के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आपको मिली थी उसका सल्यूशन। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको कहां मिली थी? अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो आप इसे यहीं रोककर वापस जाकर डाउनलोड करिए उस पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो हमारा वीडियो था उसमें से, और उसमें डाउनलोड करके उसे करिए सॉल्व। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आइए हम मिलकर करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जहां पर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या था, क्या एक्सप्लेनेशन था। और अगर आपके सारे आंसर सही थे तो भी आपको यह देखना जरूरी है कि क्या आपने सही कंसेप्ट लगाकर सही आंसर मार्क किया है या फिर कोई तुक्का भी लग चुका है। ठीक है, तो इस बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन जो हमने चैप्टर का पढ़ा था उसके लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं नीट के लिए, क्या हमारा मॉड्यूल है। सबसे पहले हम करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर फोकस, जहां पर हम हर चैप्टर के हर टॉपिक को डीपली पढ़ते हैं, ब्रीफली पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का पीडीएफ हमको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलता है, उसे आप डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूं। फिर करते हैं हम चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट, जहां पर हमें पता चलता है कि कौन से साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या थ्योरीज दी थी, क्या उनके जो भी उन्होंने पढ़ाई करी है उसको उन्होंने किस फॉर्म में दिया है, क्या डिस्क्रिप्शन है उस साइंटिस्ट की स्टडी का, कौन से ईयर में किया गया था। तो इन ऑल टुगेदर हम हर चैप्टर की जो हिस्ट्री है उसको अलग से पढ़ते हैं क्योंकि वहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको हम करते हैं सॉल्व। फिर हम करते हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस, जो भी डाउट होंगे आपके उसको हम एक पर्टिकुलर डाउट सॉल्विंग सेशन में करेंगे सॉल्व। फिर हम बात करते हैं वीकली टेस्ट पेपर फॉलोड बाय गाइडेंस। किस चीज का गाइडेंस है मैम? गाइडेंस है कि कैसे हमको कंसिस्टेंट बने रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमारी जो जर्नी है नीट तक की उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई रुकावट ना आए। हर तरह की जो भी आपकी चिंताएं होंगी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, टाइम टेबल नहीं बन रहा है, कैसे 360 और 360 मार्क्स कैसे हम गेन कर सकते हैं, कैसे हमको क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलेगा गाइडेंस। फिर है चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, जो भी हमने चैप्टर कंप्लीट किया उसका वन शॉट रिवीजन हम कर लेंगे, फॉलोड बाय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। एक्चुअली में जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन का वेटेज होता है। ठीक, अब वो 2 या 3 क्वेश्चन किसी भी चीज को लेके पूछे जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट अभी तक हमने पढ़ा है वहां पर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्यों किया, क्या क्राइटेरिया था, किसने किया, कौन लाया ये मेथड, तो ये सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया था। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, और हमें बेसिक ध्यान ज्यादातर जिस पे रखना है वो साइंटिस्ट के बारे में जरूर है। फर्स्ट चैप्टर से भी और सेकंड चैप्टर से भी इतने सारे साइंटिस्ट की थ्योरीज ऑलरेडी दी हुई हैं कि हमें उसमें से एक ना एक फंसना तो पक्का ही है। और वो एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, देखो जब भी साइंटिस्ट के नाम का क्वेश्चन पूछा होता है ना तो वो सबसे इजी होता है। वहां आपको कोई कंसेप्ट नहीं लगाना होता है, वहां पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाना होता है, सीधा सीधा इस साइंटिस्ट ने ये दिया था, इस बुक का ये वाले साइंटिस्ट ने लिखी थी, इस ईयर में लिखी थी, इन साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी और ये थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी। तो ये वाली चीजें जो हमको करनी है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी याद रखने के लिए, पर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। First question says, it is estimated that extinct species of animals may outnumber the living species of animals by। जितनी भी extinct species हैं अगर हम उनको देखें और जो अभी प्रेजेंट स्पीशीज हैं, लिविंग स्पीशीज, अगर हम उसको देखें तो हाउ डू एक्सटिंक्ट स्पीशीज आउटनंबर दी लिविंग स्पीशीज, कितना डिफरेंस है इनमें। तो इसमें एक चीज है कि ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ भी ऐसा अजम्पशन नहीं है, सबसे पहली चीज तो, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में अजम्पशन लगाते हैं, अजम्पशन पे नहीं जाना है। दूसरी चीज कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पर, एक पर्टिकुलर नंबर पर हम डिपेंड नहीं करते हैं। देयर इज कभी भी अगर ऐसी कोई पॉपुलेशन की बात आती है, स्पीशीज की बात आती है, कितने ऑर्गेनिजम्स थे, तो हमेशा एक अप्रोक्सीमेट लेकर के चलते हैं। और वो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेके चलते हैं वो हम किसके आधार पर लेके चलते हैं? हमारी एनसीईआरटी के आधार पर। जो भी हमारी एनसीईआरटी ने बोला है वही सही है।
ठीक, तो यहां जो पूछा गया है कि कितनी एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं एनिमल की जो आउटनंबर कर सकती हूँ लिविंग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को, तो कितना रेशो है, तो इट इज द रेशो ऑफ 500 टू, सॉरी इट इज द रेशो ऑफ 50 to 100 टाइम्स। किसका रेशो मिलता है, 50 से 100 टाइम्स तक का हमें रेशो मिलता है। अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज, अच्छा एक्सटिंक्ट स्पीशीज पे किसी को डाउट तो नहीं है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं जो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। और अगर मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाऊं, इस एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाऊं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है तो वो क्यों हुई। कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट तब होती है जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो उसकी जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। तो एक रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो रुक गई, और अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रुक गई है तो आगे नए ऑर्गेनिजम्स नहीं बनेंगे, और अगर आगे नए ऑर्गेनिजम्स नहीं बने तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो ये वही स्पीशीज है जो खत्म हो गई, जो एक्सटिंक्ट हो गई। उसके कंपैरिजन में हम आज की स्पीशीज को देखें तो हमें कितना वेरिएबल नंबर मिलता है, हमें मिलता है 50 से 100 टाइम्स तक अप्रोक्सीमेटली। ठीक, ऑप्शंस देखिए 50 to 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं भी सॉल्व कराती तो भी आपको पता था कि ये रेशो तो नहीं ही होगा। रेशो क्या निकलेगा, 50 to 100 टाइम्स तक, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट पर्सन, पहले ऐसे कौन से पर्सन थे हु यूज्ड द स्ट्रक्चरल लाइकलीनेस एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मेड सिस्टमैटिक्स एज साइंटिफिक डिसिप्लिन वाज। ऐसे सबसे पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने स्ट्रक्चर देखा और फिर क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन करने के बाद उन्होंने सिस्टमैटिक्स बनाया। सिस्टमैटिक्स एज अ साइंटिस्ट डिसिप्लिन वाज, एज अ साइंटिस्ट उन्होंने सिस्टमैटिक्स को बताया कि सिस्टमैटिक्स क्या है। और सबसे पहली चीज यहां पर क्या पूछी गई है, सबसे पहले इंसान कौन थे। दूसरी बात पूछी गई है कि जिन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चरल बेसिस पर बोला था, स्ट्रक्चरल बेसिस पर। अभी हमने और कोई बात नहीं करी, वरना आपको पता है जब हमने फर्स्ट सेशन में इस चैप्टर को पढ़ा था तो वहां पर हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी थी, कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, जिसको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फॉर्म में पढ़ा। यहां पर सिर्फ एक कैरेक्टर कंसिडर किया गया कि स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल लाइकलीनेस का मतलब क्या है कि कैसा स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर जिसने सिस्टमैटिक्स को सबसे पहली बार बताया वो साइंटिस्ट कौन थे। तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने सिस्टमैटिक्स पर काम किया और वो भी स्ट्रक्चर के बेसिस पर, उनका नाम था सर जॉन रे। सर जॉन रे, सर जॉन रे। मैं ये फिर से लिख देती हूँ, आप बोलोगे मैम समझ नहीं आया। सर जॉन रे, क्लियर। तो सर जॉन रे वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया था, ठीक, और वो भी स्ट्रक्चरल लाइकलीनेस के आधार पर। ऑप्शंस में देखिए, जॉन रे, लमार्क नहीं, कार्ल वॉन लिनेस नहीं, और थियोफेस्ट्रस नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर आप कार्ल वॉन लिनेस जो देख रहे हो, इसकी क्या कहानी थी याद है कि उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लैटिन लैंग्वेज में करी थी, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदल के कार्लेस लिनस कर लिया था, लेकिन एक्चुअल नेम उनका कार्ल वॉन लिनेस ही था, ठीक है। ऑल्दो ये हमारा आंसर नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक और कंसेप्ट याद दिलाया, नेक्स्ट टाइम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने जॉन रे सर को तो देख लिया, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइलोजेनी रेफर्स टू। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है। मैंने हमेशा हर जगह आपको फाइलोजेनी के बारे में एक बात जरूर बताई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जहां कहीं भी फाइलोजेनी लिखी हुई मिल जाए तो समझ जाना कि फाइलोजेनी हमेशा एक पर्टिकुलर मैटर पर बात करती है, और वो पर्टिकुलर मैटर कौन सा होता है, वो होता है हमारा एविडेंस, ठीक है। ये हमें एविडेंस दे देती है। एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ दे देती है। मैडम किस चीज का प्रूफ दे देती है, कि एविडेंस ऑफ डिसेंट ऑफ स्पीशीज। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहां से डिसेंट होकर आए हैं, किससे नीचे उतर के आए हैं, कौन एंसेस्टर था। यानी कि ये इवोल्यूशन के बारे में बताती है कि हमारा इवोल्यूशन कैसा था।
इवोल्यूशन से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, उन पूर्वज से फिर कैसे कैसे एक अलग अलग टाइप की स्पीशीज बनती चली गई, जैसे जैसे उनमें चेंजेस आते चले गए। तो दैट इज ऑल अबाउट फाइलोजेनी। फाइलोजेनी हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज कौन से एंसेस्टर से बन के आई है। हो सकता है एक ही एंसेस्टर से 4-5 अलग अलग स्पीशीज बन गई हो, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? फाइलोजेनी के थ्रू मिलेगी। क्वेश्चन में पूछा है फाइलोजेनी होता क्या है। ऑप्शन में पहला दिया है टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑप्शन गलत क्यों है? फाइलोजेनी इंक्लूड तो हुआ था टैक्सोनॉमी जब हमने पढ़ी थी, तो मैडम ये ऑप्शन गलत क्यों? क्योंकि टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखा है, मतलब ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म हुई है। टेक्सोनॉमी में टेक्सॉन बनते थे, मतलब ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाती थी। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज नथिंग टू डू विद द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी को क्या बताना है? एंसेस्टर कौन था। नेक्स्ट है ये वाला ऑप्शन हमारा चला गया, क्योंकि टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें टैक्सॉन के बारे में बताता था, टैक्सॉन के बारे में बताता था, इसीलिए ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। अब कई स्टूडेंट्स यहां पर ये गलती जरूर करते, वो ऑप्शन में टिक मार्क कर देते इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू फाइलोजेनी, लेकिन फाइलोजेनी आपको डिसेंट ऑफ स्पीशीज बताती है, यानी कि एक रिलेशन बताती है, एक कनेक्शन बताती है अपने पूर्वज के साथ। यही है ना इस डिसेंट ऑफ स्पीशीज का मतलब? आपके स्पीशीज का उनके एंसेस्टर के साथ, उनके पूर्वज के साथ क्या रिश्ता था, है ना, ये हिस्ट्री पता चलती है, राइट। तो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन वर्ड का क्या मतलब है? इवोल्यूशनरी तो ठीक है, चलो इवोल्यूशन की बात हो रही होगी। क्लासिफिकेशन मतलब क्या हो जाता है? आप अलग अलग क्लासेस फॉर्म कर देते हो, मतलब अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म कर देते हो। तो वो तो नहीं कर रहे हो ना, ग्रुप्स और क्लास फॉर्म नहीं कर रहे हो। पहले अब आप बोलोगे कि मैम एक एंसेस्टर से अगर आपने कहा कि 4 स्पीशीज बन गई, ध्यान से सुनना, एक एंसेस्टर से अगर 4 स्पीशीज बन जाती है तो बिल्कुल ग्रुप फॉर्म हुए, बिल्कुल हुए, सही है, बिल्कुल ग्रुप फॉर्म हुए। लेकिन ये गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि ग्रुपिंग करना टैक्सोनॉमी का कैरेक्टर है। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन क्या मैंने आपको कहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया। इस बात का ध्यान रखना है कि इवोल्यूशन तो दिखता है, उसको देख के आंसर भी मार्क कर देते हैं, लेकिन आगे भी तो पढ़ो क्या लिखा है। आगे लिखा है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, विच इज रॉन्ग। तो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन नहीं होगा। क्लासिफिकेशन जो है वो टैक्सोनॉमी ने जो भी दिया है, वो टैक्सॉन जो ग्रुप बने थे, ऑब्लिगेट कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी। ऑब्लिगेट कैटेगरी में 7 मेजर कैटेगरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इंटरमीडिएट में सब और सुप्रा ग्रुप्स जो थे वो थे, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एक्चुअली में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चलती है, हमें यही तो पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज की हिस्ट्री क्या है, कहां से आया है ये, कौन एंसेस्टर था, कैसे फीचर्स हुआ करते थे, उससे इवॉल्व होकर आज नए फीचर्स कैसे हैं, यही सारी हिस्ट्री तो पता चलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देन वी हैव मॉडर्न क्लासिफिकेशन, व्हिच देयर इज नथिंग टू डू विद मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है। फाइलोजेनी का मतलब होता है, फाइलोजेनी का मतलब होता है कि हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। क्लियर? ओके। फाइलोजेनी रेफर्स टू, फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताना, ना कि क्लासिफिकेशन फॉर्म करना। भाई फाइलोजेनी तो अपनी बता रही है कि कौन कहां से आया है, वो ग्रुप क्यों बनाने लगी, ग्रुप बनता तब तो हम कहते क्लासिफिकेशन हुआ है। समझ गए? क्लियर हो गया? इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन आंसर नहीं होगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगा, क्योंकि फाइलोजेनी हिस्ट्री के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who divided animals into anima, animals with no red blood cells, invertebrates, and anima, animals with red blood cells। किन्होंने डिवाइड करा था? ठीक है, किन्होंने बताया था कि जब हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, देखो ये तो सबको पता है कि सबसे बड़ा जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ था, ध्यान से सुनना इस बात को, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये सब जानते हैं कि जब सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ तो बिल्कुल इजी फॉर्म में क्लासिफिकेशन कर दिया गया। मैडम इजी फॉर्म क्या है? तुम प्लांट हो और तुम एनिमल हो। क्या बोला? तुम प्लांट हो और तुम एनिमल हो, बस इतना क्लासिफाई कर दिया। अब अंदर एनिमल में और प्लांट में उन्होंने क्या देखा, तो एनिमल की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन में। एनिमल में ये देखा गया था कि 2 टाइप के एनिमल है, एक जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, एक जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था उसको बोला एनाइमा। एनाइमा मतलब आरबीसी प्रेजेंट। ठीक है, ये मैंने प्रेजेंट लिखा, अच्छा मैं पूरा लिख देती हूँ, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आरबीसी इज प्रेजेंट,
ठीक है, ये एनिमल का ग्रुप था, ठीक है, एक ग्रुप ये था, दूसरा ग्रुप ये था, दूसरा ग्रुप था अनाइमा। अनाइमा का मतलब होता है आरबीसी वॉज एब्सेंट। याद कैसे रहता है ये हमको, अगर ए किसी वर्ड के आगे लग जाता है तो हम कह देते हैं एब्सेंट है। तो एनाइमा, जैसे खून की कमी क्या होती है, एनीमिया होती है ना, खून की कमी एनीमिया, ऐसे ही इन्होंने अनाइमा बोल दिया, खून की कमी, आरबीसी है ही नहीं तो इन्होंने बोला अनाइमा। और इनाइमा का मतलब होता है आरबीसी प्रेजेंट है। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन था, जहां पर ये बोला गया था कि एनिमल दो टाइप के, एक जिसमें ब्लड है, एक जिसमें ब्लड नहीं है, ये किसने बोला था, ये पूछा है, हु डिवाइडेड, बस क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसने बताया था। तो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ इनाइमा एंड अनाइमा वाज गिवन बाय सर एरिस्टोटल। ठीक है, किसने दिया था, सर एरिस्टोटल ने। आंसर देखिए, ऑप्शन ए सही है, लिनस सर नहीं, लेमार्क सर नहीं, जॉन रे नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज एरिस्टोटल. He gave the concept of anaima and enaima. Clear? Okay. Now, next question. The foundation of modern classification was laid in a book of Linnaeus title. Sir Linnaeus की कौन सी बुक थी, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। Sir Linnaeus की कौन सी बुक थी जिसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया गया था? तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन was given in the book Systema Naturae. ये क्लासिफिकेशन जो था मॉडर्न क्लासिफिकेशन, वो इस पर्टिकुलर बुक में दिया गया था। ऑप्शंस देखिए, जेनेरा प्लांटरम के में तो प्लांट्स के बारे में बताया गया था, स्पीशीज प्लांटरम भी नहीं, देन सिस्टमा नेचुरे, देन फिलोसफिका बोटानिका भी नहीं। सो सिस्टमा नेचुरे वाज द बुक ऑफ द सर कार्लस लिनस, जिन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Linnaeus sexual system of classification of plants on the basis of number and arrangement of stamen and carpel, morphology of floral part is. सर, ये जो सर थे, सर लिनस, इन्होंने सेक्सुअल क्लासिफिकेशन दिया। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन का मतलब वो क्लासिफिकेशन जो सेक्सुअल पार्ट के आधार पर दिया गया हो। तो सेक्सुअल पार्ट इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने फ्लावर लिया, फ्लावर में देखा कि मेल पार्ट यानी कि जो स्टेमन है और फीमेल पार्ट यानी कि जो गाइनोशियम होता है वो कितने नंबर में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो ये क्या हुआ, फ्लोरल फॉर्म का क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्लांट में जो फूल होता है, फूल से रिलेटेड सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फ्लोरल कहलाती हैं। तो जब फ्लोरल पार्ट में ही होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी और स्टेमन। तो वो जो स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी जिसे हम कार्पल भी कहते हैं, तो कार्पल और स्टेमन का नंबर देख लिया, कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ पर हैं, बस इसको देखकर उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया था। तो ये क्लासिफिकेशन कौन सा था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक, ऑप्शंस देखिए, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, पार्टली नेचुरल एंड पार्टली आर्टिफिशियल। तो ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, पार्टली नेचुरल, पार्टली आर्टिफिशियल, आधा अधूरा हमने कुछ नहीं पढ़ा, जो भी पढ़ा है पूरा पढ़ा है। फिर है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना, एवोल्यूशन की बात तो हो ही नहीं रही, यहाँ बात हो रही है सेक्सुअल कैरेक्टर की, तो ये भी नहीं है। नेचुरल और आर्टिफिशियल दो चीजें बचती है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सारी चीजों को कंसिडर किया, लेकिन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ही सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखा गया था। तो नेचुरल भी नहीं हुआ। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, जो कि सर लिनस ने दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जब हम सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखते हैं तो नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्पल के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट्स इट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो द 7th क्वेश्चन सेज फाइलोजेनेटिक एविडेंस कैन नॉट बी गिवन बाय। फाइलोजेनेटिक एविडेंस यानी कि एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, डिसेंट ऑफ स्पीशीज का जो एविडेंस है, स्पीशीज का जो एविडेंस है या जो प्रूफ है, वो हमें कौन सी ऑप्शन से नहीं मिल सकता। तो देखो, पहला ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स।
ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका कॉमन एंसेस्टर हो। तो दिख कैसे रहे हैं एक्सटर्नल फीचर। अब देखो, जैसे मैं बोलूं एनिमल, तो हर एनिमल के पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 नाक हैं, राइट, 2 कान हैं, 1 नाक है। तो ये जो चीजें, ये एक मॉर्फोलॉजी है एनिमल की, जिसको प्लांट पे जाओगे तो क्या मिलेगा, हर प्लांट में रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर हो सकता है, फ्लावर चलो हर में नहीं होगा, पर ये 3 चीज तो होगी। तो देखने में अगर एक जैसे फीचर्स दिख रहे हैं तो वो कोई एविडेंस थोड़ी है, उसको हम एविडेंस नहीं मान सकते। तो मॉर्फोलॉजी को अभी हम हटा देते हैं। फिर आता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जो होता है, ये हमें किसी भी स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि कौन से जियोग्राफिकल एरिया में ये पर्टिकुलर स्पीशीज सिचुएटेड थी। तो हमें पता चल जाएगा कि एंसेस्टर भी क्या वहीं रहता था, आसपास के किसी जगह में एंसेस्टर था क्या जहां से ये डिसेंट होकर स्पीशीज बन गई हो। तो बिल्कुल बायोजियोग्राफी जो है वो एविडेंस हो सकता है। वी कैन कंसिडर बायोजियोग्राफी एज द एविडेंस। ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल बॉडी फंक्शन, है ना, जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, बॉडी फंक्शंस जो होते हैं। हाँ, फंक्शन से हमें पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो हम प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसका एंसेस्टर कौन रहा होगा, किससे डिसेंट होकर स्पीशीज बनी होगी, हमारी किससे डिसेंट होकर स्पीशीज बनी होगी, किस टाइप का बॉडी फंक्शन है, ये भी एविडेंस देता है कि एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है। तो दूसरा हो गया हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो होती है ये हमें एक लिंक प्रोवाइड करती है। लिंक प्रोवाइड करती है किसमें? बिटवीन स्पीशीज एंड एंसेस्टर्स। स्पीशीज और एंसेस्टर्स के बीच में लिंक प्रोवाइड करती है। तो एविडेंस हमको एम्ब्रियोलॉजी से भी मिल सकता है, एम्ब्रियोलॉजी से भी मिल सकता है। मैडम कैसे मिलेगा? भाई नोटोकॉर्ड हम कहते थे जिसमें प्रेजेंट है, चाहे वो एम्ब्रियो वाली स्टेज में हो या लाइफ स्पैन के किसी भी समय में हो, तो वो क्या कहलाएगा? कॉर्डेट कहलाएगा। तो ये जो क्राइटेरिया हमने सेट किया, ये कहाँ से किया? ये एंसेस्टर से आया होगा, तभी तो हर स्पीशीज में आगे बढ़ता जा रहा है, भले ही कुछ समय के लिए हो, लेकिन प्रेजेंट जरूर है। तो ये तीनों चीजें हमें एविडेंस देती हैं। जबकि जो एविडेंस नहीं देता वो कौन है? वो है मॉर्फोलॉजी, जिससे हमें फाइलोजेनी का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का। That's it. That is the answer to this question. Now we'll move on to the next question. तो देखिए next question. Now see the next question. The 5 kingdom classification was proposed by. 5 kingdom classification किसने दिया था? बिल्कुल अगर रात को 4 बजे भी उठा के पूछ लिया जाए, दिन में भी पूछ लिया जाए, कहीं पे भी पूछ लिया जाए, कितने भी बीमार हो, कितना भी अच्छा लग रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अपने बॉडी में कुछ भी हो रहा हो, ये चीज़ जो है ये बिल्कुल कंठस्थ याद रहनी चाहिए। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड था, वो दिया था सर R.H. विटेकर ने। इस पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। क्यों? ये तो बहुत ऐसी बात है कि आप अपना नाम बता दो तो बता दोगे कि भाई मेरा नाम रवि है, मेरा नाम रितिका है, मेरा नाम रोशन है, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम कुछ भी नाम बता दोगे ना। ऐसे ही नाम बता देना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? सर R.H. विटेकर ने। तो R.H. विटेकर पहला ऑप्शन सही, लिनेस सर नहीं, रॉक्सबर्ग नहीं, विर्चाओ नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विथ नो कंट्रोवर्सीज, है ना, इसमें कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं। अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सर एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू, इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था एनिमल्स को? तो इन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को विथ रिस्पेक्ट टू दी आरबीसी, आरबीसी को देखकर। एक जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, एक जिसमें आरबीसी एब्सेंट है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ, है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ। पर दोनों क्वेश्चन अलग हैं, दोनों क्वेश्चन का नजरिया अलग है। वहां सिर्फ ये पूछा गया था कि ये कंसेप्ट किसने दिया था, यहाँ पूछा गया है कि एरिस्टोटल सर का कंसेप्ट क्या था, है ना। तो दोनों चीजें, एक क्वेश्चन बना दिया एनाइमा को लेकर, दूसरा क्वेश्चन बना दिया सिर्फ एरिस्टोटल के कंसेप्ट को लेके। बात समझ पा रहे हो? दोनों चीजों में कंसेप्ट एक लगा है पर दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना। तो यहाँ पर आरबीसी प्रेजेंट है या आरबीसी एब्सेंट है, इसके बेसिस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया था। तो पहला ऑप्शन देखो, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा की बात इन्होंने नहीं करी। दोज विच हैड आरबीसी एंड दोज विच डिड नॉट, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ आरबीसी देखा था। प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ बिल्कुल नहीं था। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्लांट को रेफर करने वाला
प्रोटोजोआ जो प्रिमिटिव लेकर चलेगा और मेटाजोआ, तो इन दोनों को तो कंसिडर नहीं किया। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको भी नहीं किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। That's it? Okay. Now see the next question. Linus is related to. सर लिनस कौन सी चीज से रिलेटेड है? तो सर लिनस ने क्या क्या दिया था, ऑप्शंस देखिए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बताओ जल्दी से मुझे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? जल्दी बताओ, ऑप्शन में लिखो कमेंट में, मैं देखूंगी इसके बाद किसने लिखा था। Who gave the two kingdom classification? Sir Linus gave the two kingdom classification, तो ये तो सही है। दूसरा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी सर लिनस ने दिया था, जहां पर जीनस और स्पीशीज दो नेम को कंसिडर किया जाता। नेक्स्ट है सिस्टमा नेचुरे, सिस्टमा नेचुरे भी उन्हीं की बुक थी, किसकी, सर कार्लेस लिनस की। तो ये तीनों ऑप्शन मिल गए, ऑल ऑफ दी अबव, हाँ बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। दैट्स इट। So we are done with the questions related to the first introduction chapter. Questions थोड़े easy थे। ध्यान हमें किस चीज का रखना है, हाँ कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली, एक दो क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे, पर प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, चैप्टर खत्म होते तक हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कि सारे बन जाएंगे। ठीक है, अभी बार बार अपने टॉपिक को, कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना है। उसके लिए आपको सारी चीजें सीक्वेंस में कहाँ मिलेंगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ www.magnetbrains.com, उसको ओपन करोगे तो वहां पर ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसमें जाकर नीट सिलेक्ट करो, नीट में जाके बायोलॉजी सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करोगे और ऐसे यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा पेज का जहां सब कुछ मेंशन है क्या क्या है। नीचे लिखा है व्हाट चैप्टर वाइज वीडियोस, यहाँ सीक्वेंस में चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, उस पर जाकर के प्ले करोगे, वीडियो इस तरीके से प्ले होने लगेगा। बार बार अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना है, कोई भी दिक्कत टॉपिक में, एक्सप्लेनेशन में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है टॉपिक को। सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो लाइक कर देना है वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को जो बहुत जरूरी है, और शेयर करना है सारे फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, वर्चुअल ग्रुप्स में। अगर आप शेयर नहीं करोगे, अगर मैं आपको बार बार ये चीज ध्यान दिलाती हूं, अगर आप मिलजुल कर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो शायद थोड़ा कम होल्ड बनेगा। जब आप एक दूसरे के डाउट्स को डिस्कस करते हो, एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हो, यू कम अप विथ मोर नंबर ऑफ थिंग्स, तो वो चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर इतना कंप्लीट, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड कर रहा है नीट जैसे बहुत बड़े एग्जाम के लिए कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इस चीज को आपको क्या करना है, बिल्कुल फायदा उठाओ इस चीज का, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, मिलजुल कर पढ़ाई करो और अपने लक्ष्य को भेद दो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।